नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 मनोविज्ञान चैप्टर 6 अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, अभिवृत्ति को परिभाषित कीजिए। अभिवृत्ति के घटकों की विवेचना कीजिए। उत्तर, लोग, व्यवहारात्मक, अधिगम, प्रक्रिया, परिवार एवं विद्यालय के प्रभाव, संदर्भ, समूह एवं संचार माध्यम द्वारा अभिवृत्तियाँ अथवा विचार एवं व्यवहारात्मक प्रवृत्तियाँ करते हैं। अभिवृत्ति भी एक अवस्था है, किसी विषय के संबंध में विचारों का एक पुंज है। एक मूल्यांकन परक की विशेषता पाई जाती है। इस एक संवेगिक घटक होती है तथा अभिवृत्ति विषय प्रकार एक विशेष प्रकार से क्रिया करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। विचार पर घटक को संज्ञानात्मक पक्ष भी कहा जाता है। संवेगिक घटक को प्रभावात्मक पक्ष के रूप में जाना जाता है तथा क्रिया करने की प्रवृत्ति को व्यवहार परक या क्रियात्मक घटक कहा जाता है। सक्षम संक्षेप में इन तीनों घटकों को अभिवृत्ति का ए बी भी कहा जाता है। हिंदी में इसे समा स्वभावय कह सकते हैं, घटक कह सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभिवृत्ति स्वयं में व्यवहार नहीं है, परंतु एक निश्चित प्रकार के व्यवहार या क्रिया करने की प्रवृत्ति को प्रकट करती है। यह संज्ञान के अंग हैं जो सांवेगिक घटक से युक्त होते तथा इसका बाहर में प्रक्षेपण नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 2, क्या अभिवृत्तियाँ अधिगत होती हैं? वे किस प्रकार से अधिक से अधिगत होती हैं? व्याख्या कीजिए। उत्तर, विचार एवं सप्रत्यय विकसित होते हैं और हमारे संज्ञानात्मक व्यवस्था या तंत्र के अंग बन जाते हैं। उसी प्रकार विभिन्न विषयों, वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति अभिविधियों का भी निर्माण हो जाता है। जब हम दूसरों से अंत क्रिया करते हैं, सामान्य अभिवृत्तियाँ समन्वय के अनुभव तथा दूसरों के अंत क्रिया के माध्यम में सीखी जाती है। अभिगम की प्रक्रिया या दक्षाएं भिन्न हो सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में विविध प्रकार की विधियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, साहचर्य के द्वारा अभिवृत्तियों का अभिगत। विषय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति अध्यापक एवं विद्यार्थी के मध्य सकारात्मक साहचर्य के द्वारा सीखी या अधिगमित की जाती है। नंबर 2, पुरस्कृति या दंडित होने के कारण अभिवृत्तियों को सीखना। यदि एक विशिष्ट अभिवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए किसी व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है तो यह संभावना उच्च हो जाती है कि वह आगे चलकर उसी अभिवृत्ति को विकसित करेगा। परिरूपण के द्वारा अभिवृत्ति का अधिगम करना। बच्चे यह देखकर कि उसके माता पिता बड़ों प्रति आदर व्यक्त करते हैं एवं उनके लिए सम्मान पाते हैं, वह बड़ों के प्रति एक श्रद्धालु अभिवृत्ति कर सकते हैं। नंबर 3, समूह या सांस्कृतिक मानकों के द्वारा अभिवृत्ति का अधिगम करना। मानव अभिव्यक्ति के रूप में हमारे सामाजिक संज्ञाएं के अंग बन जाते हैं। समूह या संस्कृति के मानकों के माध्यम से वृत्तियों का अधिगमन करना। प्रश्न नंबर 3, अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? उत्तर, अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, परिवार एवं विद्यालय का परिवेश। परिवार एवं विद्यालय में अभिवृत्तियों का अधिगम आमतौर पर साहचर्य, पुरस्कार, दंड का प्रतिरूपण के माध्यम से होता है। नंबर 2, संदर्भ समूह एक व्यक्ति को सोचने एवं व्यवहार करने के स्वीकृत नियमों या मानकों को बताते हैं। अतः यह समूह या संस्कृति के मानकों के माध्यम से अभिवृत्तियों के अधिगम को दर्शाते हैं।
नंबर 3, व्यक्तिगत अनुभव। इसका निर्माण प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा होता है, जो लोगों के तथा समवय के जीवन के प्रति हमारी अभिवृत्ति में प्रबल परिवर्तन उत्पन्न करता है। नंबर 4, संचार माध्यम संबंध प्रभाव। वर्तमान समय में प्रौद्योगिक विकास ने सदस्य स्व माध्यम एवं नेट के एक शक्तिशाली सूचना का स्रोत बना दिया है, जो विधियों का निर्माण एवं परिवर्तन करते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्या व्यवहार सदैव व्यक्ति की अभिवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है? एक उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। उत्तर, अभिवृत्ति विषय के प्रति अपने व्यवहार को वास्तविक रूप से परिवर्तित करने करते हुए स्रोत अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन का प्रदर्शन करता है। स्रोत की बदलती हुई अभिवृत्ति एवं व्यवहार देखकर लक लक्ष्मी अपने व्यवहार के द्वारा अभिवृत्ति में परिवर्तित प्रदर्शित करता है। यह एक प्रकार का अनुकरण या प्रसेन मूलक अभिगम है। उदाहरण के लिए देखिए, प्रीति आचार पत्र में पढ़ती है कि विशिष्ट शीतल पेय जिसे वह बहुत पसंद करती है अत्यधिक हानिकारक है, परंतु प्रति यह देखती है कि उसी शीतल पेय या विज्ञापन उसके पसंदीदा खिलाड़ी के द्वारा किया जा रहा है। उसके समवय का तदात्मक उस खिलाड़ी से बना लिया है और उसका अनुकरण करना चाहेगी। अब कल्पना कीजिए कि वह खिलाड़ी लोगों की शीतल इस शीतल पेय के प्रति अभिवृत्ति को परिवर्तित कर सकारात्मक से नकारात्मक बनाना चाहता है। खिलाड़ी को अपने प्रशंसकों के प्रति सर्वप्रथम एक सकारात्मक भावना का प्रदर्शन करना चाहिए और फिर इस शीतल पेय को पीने का अपना आदत में वास्तव में परिवर्तन करना चाहिए। संभवतः इस शीतल पर के स्थान पर किसी स्वास्थ्य पेय को अपनाकर यदि खिलाड़ी वास्तव में अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है तो यह संभावना बहुत अधिक है कि प्रति भी अपनी व्यवहार में परिवर्तन कर लेगी तथा हानिकारक शीतल पेय को लेना बंद कर देगी। प्रश्न नंबर 5, सामाजिक संज्ञान में स्कीमा या अन्विति योजना के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, स्कीमा या अन्विति योजना को यह ऐसी मानसिक संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी वस्तु के बारे में सूचना प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा, नियमों का समूह या दिशा निर्देश प्रदान करती है। अन्विति योजना हमारी स्मृति में संग्रहित मौलिक इकाइयाँ हैं तथा आप प्रक्रमण के लिए अशुलिपि की तरह कार्य करती है। फलस्वरूप संज्ञान के लिए वांछित समय एवं मानसिक प्रयास की मांग को कम कर देती है। सामाजिक संज्ञान के संदर्भ में भौगोलिक इकाइयाँ सामाजिक स्कीमा होती है। कुछ अभिवृत्तियाँ सामाजिक स्कीमा के रूप में कार्य करती हैं। हम अनेक स्कीमा का उपयोग करते हैं और विशेषण एवं उदाहरण के द्वारा उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। अधिकांश स्कीमा संवर्ग या वर्ग के रूप में होती है। वे स्कीमा जो संवर्ग के रूप में कार्य करती है उन्हें अर्धरूप कहा जाता है, जो किसी वस्तु को पूर्ण सुपेड़ परिभाषित करने में सहायता संपूर्ण विशेषताओं या गुणों के समुच्चय या सेट होते हैं। सामाजिक संज्ञान में वैसे संवर्ग आधारित स्कीमा होते हैं जो अति सामान्यकृत प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित न हो सकने वाले एवं अपवाद का अवसर नहीं प्रदान करने वाले होते हैं। मान लीजिए कि किसी छात्र को एक समूह जी को परिभाषित करना है। यदि वह इस समूह किसी सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता या उससे प्रत्यक्ष अंतःक्रिया नहीं की है तो बहुत हद तक संभवतः है कि वह भी समूह के प्रतिनिधि या विशिष्ट सदस्य के बारे में अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करेगा। इस सूचना के साथ वह अपनी पसंद एवं नापसंद को जोड़ेंगे। यदि उसने समूह जी के बारे में सकारात्मक बातों को सुना है तो उसका संपूर्ण समूह के बारे में सामाजिक स्कीमा अधिक सकारात्मक होगा, न कि नकारात्मक। प्रश्न नंबर 6, पूर्वाग्रह एवं
रूढ़ धारणा में विभेदन कीजिए। उत्तर, पूर्वाग्रह किसी विशिष्ट समूह के प्रति अभिवृत्ति का उदाहरण है। यह प्राय नकारात्मक होते हैं एवं अनेक स्थितियों में विशिष्ट समूह के संबंध में रूढ़ धारणा संज्ञानात्मक घटक पर आधारित होते हैं। एक रूढ़ धारणा किसी विशिष्ट समूह की विशेषताओं से संबंध विचारों का एक पुंज या गुच्छा होती है। इस समूह के सभी सदस्य इन विशेषताओं से युक्त माने जाते हैं। प्राय रूढ़ धारणाएं लक्ष्य समूह के बारे में अवांछित विशेषताओं से युक्त होती हैं और यह विशिष्ट समूह के सदस्यों के बारे में एक नकारात्मक अभिवृत्ति या पूर्वाग्रह को जन्म देती है। पूर्वाग्रह के संज्ञानात्मक घटक के साथ प्राय नापसंद या घृणा का भी अर्थात भावनात्मक घटक जुड़ा होता है। पूर्वाग्रह भेदभाव के रूप में व्यवहार परक घटक रूपांतरित या अनुदित हो सकता है जब लोग एक विशिष्ट लक्ष्य समूह के प्रति उस समूह की तुलना में जिसे वे पसंद करते हैं कम सकारात्मक तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। इतिहास में प्रजाति एवं सामाजिक वर्ग या जाति पर आधारित भेदभाव के अक्षय उदाहरण हैं। जर्मनी में नाजियों के द्वारा यहूदियों के विरुद्ध किया गया प्रजाति संहार पूर्वाग्रह की पराकाष्ठा का एक उदाहरण है जो यह प्रदर्शित करता है कि कैसे पूर्वाग्रह घृणा भेदभाव निर्दोष लोगों को सामूहिक संहार की ओर ले जाता है। प्रश्न नंबर 7, परामर्श का अर्थ लिखें। उत्तर, पूर्वाग्रह बिना भेदभाव के रूप में प्रदर्शित हुए भी अस्तित्व में रह सकता है। इसी प्रकार से बिना पूर्वाग्रह के भेदभाव प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर भी दोनों प्रायः साथ साथ पाए जाते हैं। जहाँ भी पूर्वाग्रह एवं भेदभाव रहता है वहाँ एक ही समाज के समूहों के अड़रवन उत्पन्न होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। हमारे स्वयं के समाज में लिंग, धर्म, समुदाय, जाति, शारीरिक विकलांगता एवं बीमारी या जैसे एड्स पर आधारित पूर्वाग्रह युक्त एवं पूर्वाग्रह रहित भेद देख खेदजनक या दुखद घटनाओं को देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनेक स्थितियों में भेदभावपूर्ण व्यवहार विधिक नियमों के द्वारा प्रतिबंधित या नियंत्रित किया जा सकता है। तो पूर्वाग्रह के संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक घटकों को परिवर्तित करना कठिन है। प्रश्न नंबर 8, छवि निर्माण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रत्येक सामाजिक अंतःक्रिया का आरंभ हमसे मिलने वाले व्यक्तियों के बारे में एक छवि बनाने से होता है। छवि निर्माण या गुणारोपण निम्नांकित से प्रभावित होते हैं। प्रत्यक्षकर्ता को उपलब्ध सूचनाओं की प्रकृति से प्रत्यक्षकर्ता की सामाजिक स्कीमा, प्रत्यक्षकर्ता की व्यक्तिगत विशेषताएं तथा स्थिति परिस्थिति इस कारक अभिनिर्माण की प्रक्रिया 3 उप क्रियाएं होती हैं। पहली चयन एक व्यक्ति के बारे में कुछ इकाइयों को ही ध्यान में रखते हैं। दूसरा संगठन चयनित सूचनाएं एक क्रमबद्ध ही अव्यवस्थित तरीके से जोड़ी जाती है। एवं तीसरी अनुमान जिसमें हम बारे में निष्कर्ष निकालते हैं कि लक्ष्य किस प्रकार का व्यक्ति है। छवि निर्माण को कुछ विशिष्ट गुण अन्य शीत गुणों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं। जिस क्रम या अनुक्रम में सूचना प्रस्तुत की जाती है वह छवि निर्माण को प्रभावित करता है। बहुधा पहले प्रस्तुत की जाने वाली सूचना या प्रभाव अंत में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना से अधिक प्रबल होती है। इसे प्रथम प्रभाव कहते हैं। यद्यपि यदि प्रत्यक्षकर्ता को केवल प्रथम सूचना पर नहीं बल्कि सभी सूचनाओं पर ध्यान देने के लिए कहा जाए तब भी जो सूचनाएं अंत में आती हैं उसका अधिक प्रबल प्रभाव होता है। इसे आसन्नता प्रभाव के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9, स्पष्ट कीजिए कि कैसे कर्ता द्वारा किया गया गुणरूपण प्रेक्षक के बारे में किए गए गुणरूपण से भिन्न होता है। उत्तर, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं कर्ता के सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुभव के लिए किए जाने वाले गुणारूपण तथा दूसरे प्रेक्षण व्यक्ति के सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुभवों के लिए किए गए वायु गुणारूपण के अंतर पाया जाता है। इसे कर्ता प्रेक्षक प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप स्वयं एक परीक्षा
में अच्छे अंक अर्जित करते हैं तो आप इसका गुहार ओपन स्वयं की योग्यता या कठोर परिश्रम पर करेंगे। कर्ता की भूमिका में एक सकारात्मक अनुभव के लिए आंतरिक गुणारोपण। यदि आप खराब अंक पाते हैं तो आप कहेंगे कि यह इसलिए हुआ क्योंकि यह दुर्भाग्यशाली थे या परीक्षा बहुत कठिन थी। भूमिका कर्ता एवं नकारात्मक अनुभव ले लिए वहाँ गुणारोपण। दूसरी ओर यदि आपका एक सहपाठी इस परीक्षा में अच्छे अंक पाता है तो आप अच्छी सफलता को अपने अच्छे भाग गई या सरल परीक्षा पर आरोपित करेंगे। परीक्षक की भूमिका एक सकारात्मक अनुभव के गुणारोपण के लिए यदि वही सहपाठी खराब अंक पाता है तो आपके यह कहने की संभावना है कि वह अपनी कम योग्यता या की कमी के कारण असफल रहा। परीक्षक एवं नकारात्मक अनुभव के गुणारोपण के लिए कर्ता एवं प्रेक्षक की भूमिका में अंतर का मूल कारण यह है कि लोग दूसरों की तुलना में अपनी एक अच्छी छवि चाहते हैं। प्रश्न नंबर 10, सामाजिक सुकरीकरण किस प्रकार से होता है? उत्तर, सामाजिक व्यवहार के बारे में किया गया सबसे प्रथम परीक्षण यह था कि मात्र दूसरों की उपस्थिति में किसी विशिष्ट कार्य का निष्पादन प्रभावित होता है। इसे सामाजिक सुकरीकरण कहा जाता है। 1897 में नॉर्मल ट्रिपलेट ने देखा कि लोग दूसरों की उपस्थिति में बेहतर निष्पादन करते हैं क्योंकि व्यक्ति भाव प्रबोधन का अनुभव कर रहा होता है जो उस व्यक्ति को अधिक तीव्र या गहन प्रक्रिया करने के योग्य बनाती है। भाव प्रबोधन इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति यह अनुभव करता है उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति भी दूसरों की उपस्थिति में निष्पादन को प्रभावित करती है। सरल या परिचित कार्य की दशा में व्यक्ति अच्छे निष्पादन के लिए अधिकार स्वस्थ रहता है और प्रशंसा या पुरस्कार पाने की अधिक प्रबल रहती है। इसलिए लोगों की उपस्थिति में अच्छी व्यक्ति अच्छा निष्पादन करता है तो जब वह अकेले होता है दूसरे उपस्थित लोग भी उसी कार्य को कर रहे हो तो इसे सक्रिय परिस्थिति। इस परिस्थिति में एक सामाजिक तुलना एवं प्रतियोगिता होती है। कार्य निष्पादन को दूसरों की उपस्थिति से सहज किया जा सकता है एवं या सुधारा जा सकता है या अवरुद्ध अथवा खराब किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 11, समाजोपकारी व्यवहार के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। उत्तर, दूसरों का भला करना एवं उसके लिए सहायक होना संपूर्ण विश्व में एक सदृढ़ की तरह वर्णित किया गया है। इस व्यापार को समाज उन्मुख या समाजोपकारी व्यवहार कहा जाता है। अपनी चीज़ों को दूसरों में बांटना, दूसरों को सहायता करना, प्राकृतिक विपत्तियों के समय सहायता करना, सहानुभूति का प्रदर्शन करना, दूसरों का समर्थन करना या उसका पक्ष लेना है। यह एवं सहायतार्थ दान देना समाजोपकारी व्यवहार के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। यदि एक धनी व्यक्ति अवैध तरीके से प्राप्त किया गया बहुत सारा धन इससे दान करता है कि उसका चित्र समाचार पत्रों में छप जाएगा तो इसे समाजोपकारी व्यवहार नहीं कहा जा सकता है, यद्यपि यह दान बहुत लोगों का भला कर सकता है। प्रश्न नंबर 12, आपका मित्र बहुत अधिक अस्वास्थ्यकर भोजन करता है। आप भोजन के प्रति उसकी अभिवृत्ति में किस प्रकार से परिवर्तन लाएंगे? अथवा लियोन फेस्टिंगर की संज्ञानात्मक विषवादिता के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। उत्तर, मैं उसे सलाह दूंगा तथा खुद की अपने अस्वस्थकर भोजन को त्याग स्वस्थ भोजन करना प्रारंभ करूंगा। मुझे स्वस्थ खाता देखकर शायद उसका मन भी बदल जाए और अपना अस्वस्थ भोजन
छोड़कर अच्छा और स्वस्थ भोजन खाने लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।